गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसको कहीं ना कहीं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एक्सटेंशन कहते हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम दो वर्ड के बारे में सीखते हैं प्यारे बच्चों, एक है विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। आज के टॉपिक में हमारे ये दो वर्ड बहुत काम आने वाले हैं और इनको हमें ध्यान से समझना है। विद रिप्लेस का मतलब क्या होता है और विदाउट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मान लो कि आपके पास एक बैग है और उस बैग के अंदर 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। क्या है? 4 रेड बॉल है और 5 क्या है? ब्लैक बॉल है। आपने एक बॉल निकाली बच्चों, आपने बाहर एक बॉल निकाली और उस बॉल को देखा कि वो कौन सी है। उसके बाद आपने उस बॉल को बैग के अंदर नहीं रखा, बाहर रख दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने एक बॉल निकाली, देखी और आपने उसे बैग के अंदर नहीं रखा, बाहर रख दिया। इस सिचुएशन को हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या कि आपने जो बॉल बैग से निकाली थी आपने उसको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जो हमारी बॉल है, तो मान लो वो जो बॉल निकली है प्यारे बच्चों वो रेड बॉल है। कौन सी बॉल है? रेड। तो ये जो 4 रेड बॉल है, अब बैग में 4 रेड बॉल नहीं बचेंगी भैया। कितनी रेड बॉल बचेंगी? 3 रेड बॉल बचेंगी, क्योंकि आपने एक रेड बॉल बाहर निकाल के रख दी। समझ पा रहे हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या कहते हैं? आपने बैग से एक बॉल निकाली, देखी और बाहर रख दी। इस सिचुएशन को हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं बच्चों। आपने क्या किया? फिर से आपके पास बैग में कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लैक बॉल है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? आपने एक बॉल निकाली, देखी कि वो रेड है और उसके बाद आपने क्या किया? उसको रिप्लेस भी कर दिया। यानी कि आपने एक रेड बॉल निकाली थी और बदले में एक रेड बॉल और डाल दी बैग के अंदर। यानी कि जो बॉल निकाली थी उसको आपने रिप्लेस कर दिया, या फिर जो बॉल आपने निकाली, देखी और उसको वापस बैग में रख दिया। इसकी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? विद रिप्लेसमेंट। समझ पा रहे बच्चों? एक बार फिर से समझते हैं कि मैं बैग से एक बॉल निकालूं और उसे बैग के अंदर वापस ना रखूं, ऐसी सिचुएशन को हम विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हर बार एक बॉल कम हो जाती है। समझ पा रहे हो? दूसरे केस के अंदर हमने बैग से एक बॉल निकाली, देखी और वापस बैग में रख दी। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? विद रिप्लेसमेंट। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ बॉल्स कम नहीं होती। अगर बैग में पहले भी 4 रेड बॉल थी तो बाद में भी 4 रेड बॉल रहेंगी। चाहे मैं इस प्रोसेस को 50 बार कंटिन्यू कर लूँ तब भी बैग के अंदर 50 रेड बॉल ही रहेंगी। अगर 50 है तो 4 रेड बॉल है तो 4 ही रहेंगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो ये आज के हमारे टॉपिक के अंदर काफ़ी काम की चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर आने से पहले बच्चों हम एक छोटी छोटी बातें और समझ लेते हैं। क्या है वो छोटी छोटी बातें? ज़रा एक बात बताओ मुझे कि आपने एक डाइस रोल की। क्या रोल की? एक डाइस रोल की और आपने एक इवेंट कह दिया कि भैया उस डाइस के ऊपर एक मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा होता है? 3 और 6। समझ पा रहे बच्चे बात को? फिर आपने कहा एक एफ इवेंट है भैया जो कि इवन नंबर है 2 4 6। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ एक इवेंट ई एंड एफ। ई एंड एफ का मतलब याद है या नहीं है? एंड का मतलब क्या था कि दोनों की दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि इस इवेंट में आप वो एलिमेंट लोगे जो ई कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और एफ कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ई हमने क्या लिया था? मल्टीपल ऑफ 3 और एफ हमने क्या लिया है? इवन नंबर। तो अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करूं तो कौन सा एलिमेंट आएगा प्यारे बच्चों? 6। समझ पा रहे बच्चे बात को? कोई दिक्कत? ई एंड एफ। एक और एग्जांपल लेते हैं भैया, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि मैं ये एग्जांपल आपको दे क्यों रहा हूँ। कार्ड है, मान लो आपने एक कार्ड निकाला भैया, ठीक है, और आपने कहा वो किंग होना चाहिए। कौन सा कार्ड होना चाहिए? किंग।
समझ पा रहे हो बच्चों बात को। फिर आपने एक और कार्ड निकाला और आपने कहा कि वो रेड कार्ड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? रेड कार्ड। फिर से समझ लो भैया, आपके पास जो कार्ड थे उसमें से आपने कार्ड निकाला और इवेंट मान लिया कि वो जो इवेंट है वो क्या होगा? किंग होगा। और एफ इवेंट आपने मान लिया रेड होगा। तो भैया ई एंड एफ क्या होगा? ई एंड एफ मतलब साइमल्टेनियसली जो आप कार्ड निकाल रहे हो वो उसके अंदर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। वो एक किंग भी होना चाहिए, वो एक रेड कार्ड भी होना चाहिए। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ किंग ऑफ रेड कार्ड? समझ पा रहे बच्चों बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? क्लियर है? चले आगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं भैया। हमारे पास एक बैग है, समझ पा रहे हो? ठीक है, इसके अंदर कुछ 5 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, आपने 2 बॉल निकाली। कितनी निकाली? 2 बॉल, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वर्ड मैं आपको समझा चुका हूँ। इस बैग से आपने 2 बॉल निकाली 1 बाय 1, बॉल नंबर 1 और फिर बॉल नंबर 2। समझ पा रहे हो बात को? तो ये बॉल मैंने पहली बॉल निकाली, ठीक है, ये मैंने कहा रेड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बॉल मैंने निकाली, मैंने कहा ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कहूँ आर एंड बी, जो पहली बॉल है वो आर रेड होनी चाहिए और जो दूसरी बॉल है वो क्या होनी चाहिए? ब्लैक। यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों केस होने चाहिए। जो आपने 2 बॉल निकाली है वो पहली रेड होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो इन तीनों केसेस में मैं आपको समझाना चाहता हूँ ई एंड एफ का मतलब क्या होता है। ई एंड एफ का मतलब होता है बच्चों, जो इवेंट आप लेने जा रहे हो उसमें साइमल्टेनियसली ई की भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और एफ की भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ई एंड एफ। और बेटा इसी ई एंड एफ को हम कहते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। क्या कहते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, मैंने बेसिक में कराया था, याद है या नहीं है? हर एक बच्चे को याद होगा। ई एंड एफ का मतलब क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ। ई एंड एफ का क्या मतलब होता है? ई इंटरसेक्शन एफ होता है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो इसीलिए मैंने थ्योरम स्टार्टिंग कराने से पहले मैंने ये वर्ड समझाना चाहता था, साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ इवेंट ई एंड एफ। यहाँ पे ये छुपा बैठा है एंड, समझ पा रहे हो? और इस एंड को हम क्या कहते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ कहते हैं। वैसे तो हम ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें एक थ्योरम दी गई है जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, तो हम उसका यूज करने वाले हैं ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो जैसा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था, जब मैंने आपसे बोला था कि ये एक्सटेंशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, या फिर ये कहूँगी थ्योरम ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। बस इस थ्योरम ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ एक मजाक किया है बच्चों। कैसा मजाक? जैसे एडिडास के साथ करता है एबिडास। जूते खरीदे होंगे ना आपने, एक ओरिजिनल एडिडास होता है और एक वो लोकल एडिडास, एक 2000 का जूता, एक 200 का जूता। तो 200 वाला क्या करता है? बड़ा दिमाग लगाता है, एडिडास में थोड़ा सा चेंज करके एबिडास बना देता है ताकि वो देखने में दूर से क्या लगे? बिल्कुल एडिडास जैसा। इसने भी वही किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ धोखा किया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप सभी को याद होगी प्यारे बच्चों, जिसके अंदर हम क्या करते थे? ई की प्रोबेबिलिटी निकालते थे जब एफ ऑलरेडी हो चुका था। क्या करते थे? ई की प्रोबेबिलिटी निकालते थे जब एफ ऑलरेडी हो चुका था। तो कैसे निकालते थे भैया? याद करो, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। क्या यही होता था भैया? ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ने कहा था। अब इस थ्योरम ने क्या किया कि ये जो डिवाइड में था इसको इधर लाके मल्टीप्लाई में कर दिया। जो डिवाइड में था उसको इधर लाके क्या कर दिया? मल्टीप्लाई में कर दिया और अपना थप्पा लगा दिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो कहने के लिए भैया ये थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। एक बार पढ़ लेते कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा भैया? 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जानते हो ना क्या होता है? जब एक डाइस को एक बार फेंका जाता है तो कितने केसेस पॉसिबल है? 6 केसेस। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। और उन सभी केसेस को एक सेट में लिख दूँ तो उस सेट को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं,
कि अगर एक डाइस फेंकी जाती है उसके जितने भी आउटकम आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उन सभी को अगर मैं एक सेट में लिख दूँ तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। अब ये क्या कह रहा है आगे ध्यान से समझते हैं भैया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ई एंड एफ। तो कह रहा है इसके अंदर दो इवेंट है, एक ई और एक एफ, इनका साइमल्टेनियसली अकरेंस, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ। और ई इंटरसेक्शन एफ की कहानी मैं अभी तक आपको समझा के आया हूँ। तो कहना क्या चाह रहा है, ये जो ई इंटरसेक्शन एफ वो किसके बराबर है, पी इंटू पी एफ बाई, अरे भैया ये तो मैंने अभी आपको समझाया था, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कायदे से तो बच्चों ये कोई नया टॉपिक नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये एक एक्सटेंशन है। वहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते थे, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये तो भी 2 इवेंट के लिए, हम इसको 2 से ज़्यादा इवेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ 3 इवेंट और सो ऑन, तो हम 3 के लिए ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भैया तो वो होगी पी ए, ठीक है, इनटू में, ठीक है, पी बी बाई ए, ठीक है, इनटू में पी सी बाई ए इंटरसेक्शन। ये क्या रहा है, सबसे पहले आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली, अब ए ऑलरेडी हो चुका है। अगर ए ऑलरेडी हो चुका है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी पी बी बाई ए, तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा जब ए ऑलरेडी हो चुका है पहले से ही। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। ये क्या कह रहा है, सी की प्रोबेबिलिटी कब, जब ए और बी दोनों पहले से हो चुके हैं। समझ पा रहे हो बात को, ये ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने 3 सेट वाला ये है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई ही नहीं करेंगे। मैं आपको इनका एक बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें एक बार टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी था कि थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चले आगे हम करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड है। उसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं इवेंट्स या टाइप्स ऑफ इवेंट, जो किसके ऊपर बेस्ड है, ई इंटरसेक्शन एफ के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले है डिपेंडेंट इवेंट, फिर आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, और फिर क्या आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पहले इनको मैथमेटिकली समझेंगे कि कब कोई भी इवेंट डिपेंडेंट होता है, कब कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट होता है, या कब कोई भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। उसके बाद हम इनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे भैया। तो ई एंड एफ के ऊपर बेस्ड है, मतलब कोई भी इवेंट डिपेंडेंट तब होता है प्यारे बच्चों जब पी इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं होता पी इंटू पी एफ के। समझ पा रहे बच्चों बात। कोई भी इवेंट डिपेंडेंट तब होता है जब ई एंड एफ की साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें और पी और पी एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट तब कहलाते हैं प्यारे बच्चों जब ई एंड एफ की साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी बराबर आ जाए किसके, पी इंटू पी एफ के। किसके बराबर आ जाए, पी इंटू पी एफ के। कोई भी 2 इवेंट इंडिपेंडेंट तब होते हैं बच्चों जब ई और एफ की साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाए, पी इंटू पी एफ के बराबर आ जाए। इसी तरीके से कोई भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है बच्चों, जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो, जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, यानी कि साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ई एंड एफ इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ई एंड एफ इज 0। समझ पा रहे बच्चों। डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, जब ई और एफ की साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, पी इंटू पी एफ के बराबर नहीं होती। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, जब ई और एफ की साइमल्टेनियस अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी इंटू पी एफ के बराबर हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। चले आगे। इसी तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, जब ई और एफ की, ई एंड एफ की साइमल्टेनियसली जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वो 0
हो। समझ पा रहे हो? ये तो हो गया टेक्निकली। अब थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन से डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं और कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो आ जाओ ज़रा। ठीक है, हाँ, इसका आप एक और ऑप्शन भी दे सकते हो, एक और टेक्निकल डेफिनेशन भी दे सकते हो। क्या? कि पी ई बाय एफ, याद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब पी ई बाय एफ क्या? ई की प्रोबेबिलिटी जब एफ क्या हो, गिवन। तो अगर ये पी ई के बराबर ही आ जाए और पी एफ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो ये तो तभी पॉसिबल है भैया जो एफ पहले हो चुका है उसका ई के ऊपर कोई फर्क ना पड़ा हो, कोई असर ना पड़ा हो, तभी हम इसे क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं भैया पहले दो चीज़ों को। मान लो आपके पास एक बैग है, इसके अंदर 4 रेड बॉल है और 5 क्या है भैया? ब्लैक बॉल। समझ पा रहे हो बात को? और आपको 2 बॉल निकालनी है। कितनी बॉल निकालनी है भैया? 2 बॉल। पहली बॉल निकाली, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो बॉल निकाली गई है भैया वो क्या, किस कंडीशन पे निकाली गई है? विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ। क्या मतलब था? आपने एक बॉल निकाली, देखी और बाहर रख दी, फिर आपने एक और बॉल निकाली, देखी और बाहर रख दी। तो बच्चों इससे क्या होगा? मान लो ये रेड बॉल निकाल ली पहले मैंने, तो जब मैंने रेड बॉल निकाली, यहाँ ये जो 4 रेड बॉल टमटमाती हुई नजर आ रही है भैया, इसमें से एक रेड बॉल कम हो जाएगी क्या? कितनी रेड बॉल रह जाएंगी? 3 बॉल। फिर मैं दोबारा एक और रेड बॉल निकालना चाहता हूँ, तो जब मैं दोबारा रेड बॉल निकालूंगा तो पहले मैं 4 में से एक रेड बॉल निकाल रहा था, दोबारा मैं कितने में से निकालूंगा? 3 में से एक रेड बॉल निकालूंगा। तो भैया जब इस बॉल की बारी आई तो क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। समझ पा रहे बच्चों बात को? अगर मैं इस बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता तो मैं कुछ लिखता 4/9, और जब मैं दूसरे वाली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता तो मैं लिखता 3/8। समझ रहे हो? यानी कि इस प्रोबेबिलिटी के या इस इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का इससे अफेक्ट पड़ रहा है, और अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो ऐसे इवेंट को हम प्यारे बच्चों डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? जब किसी भी चीज़ के अकरेंस पे या ई के अकरेंस पे एफ इफेक्ट डालता है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से ले लेते हैं जरा। बैग में हमने फिर से 4 रेड बॉल डाल दिए भैया, 5 ब्लैक बॉल डाल दी है। समझ पा रहे हो बात को? और फिर से हमने 2 बॉल निकाली हैं, ठीक है, पहली बॉल निकाली, दूसरी बॉल निकाली, लेकिन इस बार कहानी है भैया विद रिप्लेसमेंट की। यानी कि हमने जो 2 बॉल निकाली है उन्हीं की रिप्लेसमेंट भी कर दी है यहाँ से। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? मतलब अगर आपने यहाँ रेड बॉल निकाली है तो यहाँ से वापस एक रेड बॉल उसके अंदर डाल दी, दोबारा ये आपने रेड बॉल निकाल ली है तो आपने बैग में एक और रेड बॉल डाल दी। यानी कि आप एक बॉल निकाल रहे हो, देख रहे हो, उसको वापस बैग के अंदर रख रहे हो, यानी कि रिप्लेस कर रहे हो। अब मुझे बताओ जरा भैया, आपने पहली बॉल निकाली तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/9। और जब आप दूसरी बॉल निकाल रहे हो तो क्या इसकी भी प्रोबेबिलिटी 4/9 होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि जब पहले केस में आपने जो बॉल निकाली वो निकाल के वापस बैग के अंदर रख दी है, और जब आपने वापस बैग के अंदर रख दी तो दूसरी रेड बॉल निकालने जाओगे तब भी उसके पास अवेलेबल ऑप्शन 4 ही है। पहले केस की बात करें तो जब उसके पास दूसरी बॉल निकालने गए थे तो उसके पास अवेलेबल ऑप्शन 4 के बजाय कितने रह गए थे? 3 रह गए थे। यानी कि ये दोनों आपस में डिपेंड थे। इसी तरीके से यहाँ बात की जाए तो ये दोनों आपस में डिपेंड नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? अब लास्ट वाले पे आ जाओ भैया। इसके लिए हम एक डाइस को उछालते हैं। किसको उछालते हैं? डाइस को। और जब डाइस उछालोगे तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6। क्या यही बनेगा क्या? अब मैंने इसमें से भैया एक ई इवेंट मान लिया है, ई इवेंट को मान लिया ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5। और एफ इवेंट को मान लिया भैया इवन नंबर।
क्या मान लिया, इवन नंबर। और इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6, यानी कि जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड। अब बात करते हैं भैया ई इंटरसेक्शन एफ की, यानी कि साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ पी ई एंड एफ। मतलब जब आपने डाइस फेंकी, क्या उस डाइस पे एक ऐसा नंबर आ सकता है जो ओड भी हो और जो इवन भी हो? क्या ई एंड एफ साइमल्टेनियसली अकर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। और ऐसे ही इवेंट को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और टेक्निकली अगर आप देखो तो ई एंड एफ के अंदर क्या आ रहा है, फाई। अगर एन की ई एफ की बात करोगे तो फाई आ रहा है, और फाई आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। फिर से एक बार दोबारा से समझ लेते हैं भैया, डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, जब एक चीज़ के अकरेंस पे दूसरी चीज़ का कोई अफेक्ट पड़ रहा हो, तो ऐसे इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ऐसा अक्सर विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में होता है प्यारे बच्चों। फिर दूसरी सिचुएशन, जब एक काम हो चुका है उसके ऊपर दूसरे काम का फ़र्क ना पड़े, या दूसरा काम की जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उससे पहले वाले का फ़र्क ना पड़े। एक और एग्जांपल लेते हैं भैया, मैंने डाइस एक बार फेंकी, उसमें 6 हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ। फिर मैं डाइस दोबारा फेंक रहा हूँ, तो जो मैं दोबारा डाइस फेंक रहा हूँ उसमें 6 आने की जब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँगा, क्या उस पर इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि पहले 6 आया था या नहीं आया था? नहीं पड़ेगा ना। और जब नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही इवेंट को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। जब एक इवेंट के अकरेंस का दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट प्यारे बच्चों वो होते हैं जिनकी साइमल्टेनियसली अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जैसे कि हमने डाइस वाला केस लिया, क्या साइमल्टेनियसली ऐसा नंबर पॉसिबल है जो ओड भी और इवन भी हो, यानी कि ए एंड एफ दोनों एक साथ पॉसिबल हो ही नहीं सकते। या फिर एक और एग्जांपल ले लो प्यारे बच्चों, आप कार्ड है आपके पास, आपने एक कार्ड निकाला, उसमें ई इवेंट मान लिया किंग और एफ इवेंट मान लिया क्वीन, ठीक है। अब मैं बात करूँ ई एंड एफ की, ई एंड एफ की बात करूँ तो क्या साइमल्टेनियसली ऐसा पॉसिबल है कि वो जो कार्ड है किंग भी हो और क्वीन भी हो? पॉसिबल है? नहीं। ऐसे ही इवेंट को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ जितना भी अभी तक बताया गया आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब तक आपने सीख लिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या हैं। तो अब हम सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों ध्यान रखो कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट, देन हमारे जो ई एंड एफ बार याद है क्या है, नोट एफ, समझ रहे हो, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। लेकिन कब? जब ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझो बेटा ध्यान से कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर ये कहीं पे लिखा आता है स्टेटमेंट की फॉर्म में तो कुछ कुछ इस तरीके से लिखेगा, ई बट नॉट एफ, ई बट नॉट एफ। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, क्या, ई एंड एफ का कॉम्प्लीमेंट, जो कि कुछ कुछ इस तरीके से डिपेंड होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, एफ का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है भैया, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कहता है, इंटरसेक्शन को हटा के इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये भी होंगे और ये हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जब इन दोनों इवेंट की साइमल्टेनियसली अकरेंस की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाए, इनकी इंडिविजुअल अकरेंस की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। दूसरा पॉइंट भैया, देन ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ऐसा कब होगा, जब वो कहेगा एफ बट नॉट ई, एफ बट नॉट ई, यानी कि एफ तो चाहिए लेकिन ई नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कुछ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है प्यारे बच्चों, तो हम ये भी लिख सकते हैं,
समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? तो बेटा जहाँ जहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट है ये ध्यान रखना, इंटरसेक्शन हटता जाएगा और किसका साइन आता जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आता जाएगा। तीसरा पॉइंट भैया ध्यान से देखते हैं, देन ई का कॉम्प्लीमेंट एंड एफ का कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। ये भी हमारे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ये कब लिखा जाएगा? जब वो कहेगा नाइदर ई नोर एफ, ना तो ई चाहिए और ना ही क्या चाहिए? एफ चाहिए। ठीक है, और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है भैया तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? पी इंटू पी एफ। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे और ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। समझ पा रहे बच्चों बात को? इस इंडिपेंडेंट इवेंट को हम 2 से ज़्यादा इवेंट के लिए भी लेके जा सकते हैं। कैसे? कि अगर मान लो आपको E1, E2, E3, ठीक है, अप टू EN इवेंट दे रखे और ये सब के सब इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या ये सब के सब इंडिपेंडेंट इवेंट है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो PE इंटू PE2 इंटू अप टू PEN, यानी कि जितने भी इवेंट हैं इनके इंडिविजुअल अकरेंस की क्या कर दोगे? प्रोबेबिलिटी कर दोगे। समझ पा रहे हो? लेकिन कब? जब ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट थे। इनके अलावा प्यारे बच्चों आपको सेट्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो कि मैंने 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में करवा रखे हैं, वो याद रखना। और इससे अक्सर 2 नंबर का एक टॉपिक आ जाता है। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन चारों केसेस को समझने के लिए कि कब कब ये आएंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्या एक क्वेश्चन है और 2 बच्चों को सोल्व करने के लिए दिया जाता है। वो 2 बच्चे कौन थे? एक ए है और एक क्या है? बी। तो भैया ज़रा मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है जब वो दोनों इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब ए और बी एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे। ए क्वेश्चन सोल्व करेगा या नहीं करेगा इसका बी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। बी क्वेश्चन करेगा या नहीं करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? ए के ऊपर। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वो क्वेश्चन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी है पहली कि दोनों के दोनों सोल्व कर दे? कर सकते हैं ना? तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ए एंड बी। समझ गए बात को? ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, ए तो सोल्व कर दे भैया, बी की औकात ना हो सोल्व करने की। समझ पा रहे हो बात को? तीसरी सिचुएशन, ए से सोल्व ना हो और बी कर दे भैया, छुपा रुस्तम निकल जाए, ए हवाबाजी में रह जाए। ठीक है। और चौथी सिचुएशन भैया मास्टर ने क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया हो कि दोनों की हवा निकल जाए। समझ पा रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? तो ये 4 केस प्यारे बच्चों यही है। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट और ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। और अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है साइमल्टेनियसली अकरेंस की, तो मैं सीधा सीधा दोनों की क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर मुझे इसकी साइमल्टेनियसली अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं सीधा सीधा क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है भैया। इसी तरीके से इसको भी। समझ पा रहे हो? और अगर ये समझ गए हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ जिसमें हमारा 12th क्लास का एक अगला कॉन्सेप्ट होगा। जब तक के लिए धन्यवाद।